क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट को सरल भाषा में कह सकते हैं उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर, यानी कि जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु बहुत ही कम हो, इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में बढ़ोतरी होना। देखिए, जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जन्म हो एवं घटती मृत्यु दर, बहुत ही कम मात्रा में मृत्यु हो रही है। उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच होती है। विश्व में अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में है, जहाँ चिकित्सा सुविधा के विस्तार में मृत्यु दर में तो कमी आ गई है। जहाँ चिकित्सा सुविधा के विस्तार में मृत्यु दर में तो कमी आ गई है, परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। उदाहरण के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थार मरुस्थल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान की बात करें तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल अद्भुत है। गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है। इस भूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की बालू रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में मरुस्थल की तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं, तथा रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और टीलों को नई आकृतियां प्रदान करती हैं। गर्मी ऋतु में यहाँ पर तेज आंधियां चलती हैं, जो रेत के बड़े बड़े टीलों को दूसरे स्थान पर ढकेल देती हैं, जिससे यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 मृदा संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं सरल भाषा में मृदा संरक्षण को क्या कहते हैं। मृदा संरक्षण का मतलब हुआ मिट्टी का बचाव करना। मिट्टी का बचाव कैसे करेंगे आप? देखिए, मृदा संरक्षण के निम्न उपाय महत्वपूर्ण है। पहला है पहाड़ी ढालों, बंजर भूभागों तथा नदियों के किनारे उपयोगी वृक्ष लगाए जाएं। दूसरा है फसलों का हेरफेर किया जाए। ढालू भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाए। तीसरा है तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी की जाए। चौथा है अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जाए। क्वेश्चन नंबर 10 नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नगरीकरण से क्या तात्पर्य है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का
ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरण, नगरों की संख्या में वृद्धि, पूर्णतः विद्यमान नगरों की सीमा व जनसंख्या में वृद्धि व अर्थव्यवस्था में गैर प्राथमिक क्षेत्र के प्रसार तथा विकास की प्रक्रिया सम्मिलित है। जैसे देखिए, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरण, नगरों की संख्या में वृद्धि, पूर्णतः विद्यमान नगरों की सीमा व जनसंख्या में वृद्धि अथवा अर्थव्यवस्था में गैर प्राथमिक क्षेत्र के प्रसार तथा विकास की प्रक्रिया सम्मिलित है। समानता से पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का रूपांतरण आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में होने लगता है तो नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नगरीय समाजशास्त्री किंग्सले डेविस के अनुसार नगरीकरण मानव की सामाजिक क्रांति में एक नवीन एवं आधारभूत कदम है। नगरीकरण मानव की सामाजिक क्रांति में एक नवीन एवं आधारभूत कदम है। समानता ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में रूपांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जलोढ़ मिट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई तथा कहीं अन्यत्र जमा की गई हो। जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई तथा कहीं अन्यत्र जमा की गई हो। यह मुरमुरी अथवा ढीली होती है, अर्थात इसके कण आपस में शक्ति से बंधकर कोई ठोस शय नहीं बनाते। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृत्तिका के महीन कण, बालू तथा बजरी की अपेक्षा बड़े कण भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। समानता भूतल के समस्त खनिज संसाधनों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 होना चाहिए। समानता भूतल के समस्त खनिज संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक, तीसरा है ईंधन। समानता भूतल के समस्त खनिज संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, सीसा, जस्ता, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सोना, चांदी, यूरेनियम, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। दूसरा है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु के अंश नहीं होते हैं, जैसे सल्फर तथा पाइराइट, फास्फेट, पोटास, एस्बेस्टास, बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा आदि। तीसरा है ईंधन खनिज। ये भी अधातु खनिज है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को वानस्पतिक पेटियों में बांटिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत को वानस्पतिक पेटियों में बांटिए, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां उगती हैं। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव पाए जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14,
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कोई 5 उपाय, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए उपाय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 5 उपाय निम्न हैं। पहला है विवाह की आयु में वृद्धि करना। दूसरा है संतति सुधार शास्त्र एवं परिवार कल्याण। तीसरा है उत्पादन में वृद्धि एवं रहन सहन का ऊंचा स्तर। चौथा है शिक्षा का प्रसार और पांचवा है सामाजिक सुरक्षा का विकास। क्वेश्चन नंबर 15, वृत्ताकार प्रतिरूप व त्रिभुजाकार प्रतिरूप पर टिप्पणी लिखिए। वृत्ताकार प्रतिरूप किसी झील या तालाब के किनारे चारों ओर बने मकानों से निर्मित अधिवास को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। किसी झील या तालाब के किनारे चारों ओर बने मकानों से निर्मित अधिवास का प्रतिरूप वृत्ताकार होता है। नैनीताल जिले में इस अधिवास प्रतिरूप केंद्र के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, यह है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। मान लीजिए आपका झील है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ मकान बने हुए। ये सब क्या है, ये सब मकान बने हुए हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार से बने। दूसरा है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क से मिलती है परंतु उसको पार नहीं करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब कोई सड़क जो है दूसरी सड़क से मिलती है परंतु उसको पार नहीं करती है। देखिए यहाँ पे पार थोड़ी ना कर रही है, यहीं पे मिल गई है। जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती है परंतु उसको पार नहीं करती है, ऐसे स्थान पर त्रिभुजाकार प्रतिरूप का विकास होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप का विकास हो रहा है। जब कोई सड़क किसी नदी तक जाकर समाप्त हो जाती है, वह मकान नदी के समांतर और सड़क के किनारे पर बनते हैं। कुछ समय बाद सड़क के दोनों ओर तथा नदी के बीच के भाग पर भी बसाव हो जाता है और गांव की आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में विश्व की 17.4% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की 17.4% सन 2011 में जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसका क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब विश्व का पहला बड़ा देश बन गया है, किंतु भारत की 2/3 जनसंख्या, उसके 1/3 भाग मुख्यतः उत्तरी मैदान और तटीय भागों में, जहां अपेक्षिता मिट्टी, जल, समतल भूमि और आवागमन की सुगमता आदि सुविधाएं विद्यमान हैं, में केंद्रित है। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल समूचे भारत का 17.3% है, पर जनसंख्या 45.5% है। इसी प्रकार तटीय मैदानों का क्षेत्रफल 14% है और जनसंख्या 24.6%। दक्षिण के पठारी भाग पर तटीय प्रदेशों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक है, किंतु यहाँ का घनत्व तटीय भागों की तुलना में 2/5 ही है। पठारी प्रदेश की कतिपय कछारी घाटियों और मैदानों में जनसंख्या का घनत्व मैदानी भागों के समान ही मिलता है। पठारी प्रदेश की उच्च भूमि में कुल जनसंख्या का 5% भाग रहता है। ये भी कुछ घाटियों में ही केंद्रित है। सन 2003 में यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1049.70 मिलियन थी। भारत में औद्योगिक नगरों में, बंदरगाहों के आसपास, नदियों की घाटियों में, समतल मैदानों में और खनिज पदार्थों के पाए जाने वाले स्थानों में, जहाँ जीवन यापन और आवागमन के मार्गों की समुचित सुविधाएं प्राप्त हैं, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है।
इसके विपरीत पहाड़ी, पठारी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ जलवायु प्रतिकूल और जल का अभाव होता है, घनत्व कम है। इसके अतिरिक्त भारत की कृषि पट्टी में जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है। यह कृषि पट्टी पंजाब के सिंचाई वाले क्षेत्र से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल होती हुई पूर्वी घाटी के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल होती हुई पश्चिमी घाट के आंध्र, महाराष्ट्र राज्य तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तटीय मैदान पर टिप्पणी लिखिए। समुद्र तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम की ओर 2 संकरे तटीय मैदान प्रदेश हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पहला पूर्वीय तटीय मैदान, यह उत्तर में महानदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिम में तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और शुष्क है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण किया है। इसके उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार तथा कोक नद तट और दक्षिणी भाग में कोरोमंडल या कर्नाटक तट कहते हैं। इस तट पर कहीं कहीं बालू के टीले पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ चिल्का तथा पुलिकट जैसी झीलों का निर्माण हुआ है। दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान, यह उत्तर में गुजरात राज्य से लेकर दक्षिण में केरल राज्य तक अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है, जिसे उत्तर में कोंकण तथा दक्षिण में मालाबार तट कहते हैं। यह अपेक्षाकृत संकरा है, जिसकी मध्यमान चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है। उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग बहुत ही संकीर्ण है, जहाँ इसकी चौड़ाई कई स्थानों पर 50 किलोमीटर से भी कम है। तीव्र ढाल के कारण इस तट पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। यहाँ का तट अधिक कटापटा होने के कारण यहाँ मुंबई, मंगलौर, कालीकट तथा मारमागांव जैसी प्राकृतिक बंदरगाहें मिलती हैं। दक्षिण में तट के साथ साथ अनेक लैंगून झीलें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा से क्या आशय? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा से क्या आशय? हवा में थोड़ी बहुत वाष्प हमेशा मिली रहती है। हवा में निहित वाष्प द्रवीभूत होने पर जब बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित जल भरी हवाएं ऊपर उठने पर ठंडी होने लगती हैं तो संघनन की क्रिया से मेघों का निर्माण होता है एवं वाष्प कण जल कण की बूंदों में बदलकर भूमि पर गिरने लगते हैं। इसी को वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए निम्न अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है। पहला है उष्णार्ध वायु का ऊपर उठना तथा ठंडी होकर ओशांक प्राप्त करना। दूसरा है जल कणों के रूप में मेघों का बनना। तीसरा वायुमंडल के प्रति घन सेंटीमीटर वायु में 40 से 50 हजार कण होते हैं। इन जल बिंदुओं का संगठन होता है। चौथा है जब कण बड़े हो जाते हैं तो वायु उन्हें रोक नहीं पाती है, क्योंकि वे वायु से भारी होते हैं। पांचवा है ये पर्याप्त बड़े पानी के बिंदु जब पृथ्वी तल पर पहुंचते हैं तो वर्षा होने लगती है। छठा है जब तापमान अधिक गिर जाता है तो जल कण ठोस रूप धारण करके ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्षा के मुख्य प्रकार। वर्षा के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा के सर्वप्रमुख 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है चक्रवातीय वर्षा, तीसरा है पर्वतीय वर्षा। वर्षा के सर्वप्रमुख 3 प्रकार है। पहला है संवहनिक वर्षा। किसी स्थान पर सूर्य की सीधी किरण निरंतर पड़ने के कारण वायु गर्म होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठकर चारों ओर फैल जाती है, जिससे वायु का तापमान गिर जाता है। घनी पवन क्रिया के कारण मेघ बनने लगते हैं और घनघोर वर्षा होने लगती है। वर्षा मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर ऐसी वर्षा होती है। दूसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात से आंतरिक भाग में जब भिन्न तापमान वाली पवनें आपस में मिलती हैं तो ठंडी पवनें उष्ण पवनों को ऊपर की ओर धकेलती हैं और उठने पर ये पवनें ठंडी हो जाती हैं तथा वर्षा करने लगती है। इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तीसरा है पर्वतीय वर्षा। उष्णार्ध पवनों के मार्ग में किसी उच्च पर्वतीय भाग के आ जाने के कारण पवन को विवश होकर ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठने पर हवा ठंडी हो जाती है तथा वर्षा करने लगती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा पवनोन्मुखी ढालों पर अधिक होती है और पवनोन्मुख ढालों पर कम होती है।